ठीक है, अब आप लोगों ने इसको लिख लिया है, इसके फॉर्मेट को। कैश रिसीट्स, सेल्स ऑफ रिसीट्स, इश्यूज ऑफ शेयर्स, कैश पेमेंट्स, परचेज पेमेंट्स, डिविडेंड्स, टैक्सेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली एक्टिविटी है, इसको जरा खुद से ट्राई कीजिए कि आप इसका कैश फोरकास्ट किस तरह क्रिएट करेंगे। लिखा है प्रिपेयर अ मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 2002 एंड कमेंट ऑन योर रिजल्ट्स। सिंपली वो फॉर्मेट लिखें, जनवरी फरवरी मार्च हेडलाइंस डालें, और जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स, एक एक करके सब अपनी इस एक्टिविटी में नोट डाउन करते रहे। और मिक्सचर एक अलग कस्टमर है जिसका आपने अलग से सब ऐड ऑन करना है। ओपनिंग कैश फ्लो इज नेगेटिव 4550 गिवन है, विच इज क्लोज टू बेंस ओवरड्राफ्ट लिमिट। मोइजुद्दीन, ये वाला आपने खुद से ट्राई करना है, एक्टिविटी 1। पहले ये जो है ऊपर फॉर्मेट, इसको एज इट इज लिख लें, कैश फोरकास्ट फॉर द 3 मंथ्स। और इसी फॉर्मेट को सामने रखते हुए एक्टिविटी 1 ट्राई आउट करें खुद से। कैश फ्लो फोरकास्ट बनाना है ईयर 2002 का, फर्स्ट क्वार्टर का। ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, सब कुछ बाकी गिवन है, पेमेंट्स भी गिवन है। एक में अलग से कस्टमर भी है जिसका हमने ऐड ऑन करना है, मिक्सटर। ठीक है, मैं आप लोग को 5 मिनट्स दे रही हूँ, उसको जल्दी से करें। हम्म। कुछ समझ आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है? बिल्कुल, सेल यूनिट्स आप स्टार्ट करेंगे, सेल रिसीट्स। 60 डेज का क्रेडिट है। सेलिंग प्राइस $10 है। अ प्राइस राइज ऑफ $1 इज प्लान्ड इन फेब्रवरी। जनवरी के बाद फेब में एक प्राइस राइज हो जाएगी $1 से। ये हर से इनको मशीन से 2% discount for paying cash when the sale is made. And Mixter is planning to buy 150 helmets in January and 250 helmets in March। यानी सिर्फ जनवरी और मार्च में होगा, लेकिन अगेन तब होगा जब वो उसी वक्त पेमेंट करेगा। तो उसी वक्त क्या वो पेमेंट कर रहा है? कहीं ये इंफॉर्मेशन लिखी है? His biggest customer, Mixter, is given a 2% discount for paying cash when the sale is made. The sales to Mixed are in addition to those credit sales stated above.
अगर कोई और बात मेंशन नहीं है कि उसने ले लिया है, पेमेंट कर दी है कैश की, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि 2% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो पेमेंट कर रहा है। एक बार बाकी लिखना क्या लिखा हुआ है बाद में मिक्सचर के बारे में? लेके खाओ कुछ। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यही अज्यूम करेंगे कि भाई वो पेमेंट कर रहा है।
हो गया। क्या हुआ, नहीं हो रहा है? मोइजुद्दीन, आपसे हो रहा है नहीं हो रहा? पे कितना करना है समझ नहीं आ रहा। परचेजेस इन एवरेज ऑफ 30 days क्रेडिट आर $4 पर हेलमेट। तो $4 मल्टीप्लाई बाय जनवरी के हेलमेट्स, फरवरी के हेलमेट्स, मार्च के हेलमेट्स। Ben plans to buy in the helmets a month in advance of selling them। यानी जनवरी में जो वो सेल कर रहा है उसकी परचेजिंग वो कब कर रहा है? दिसंबर में। और जो फेब में सेल करना है उसकी परचेजिंग कब कर रहा है? जैन में। और जो मार्च में उसको सेल करना है उसकी परचेजिंग कब कर रहा है? फेब में। एक महीना पहले वो परचेज कर रहा है। टोटल ओवरहेड्स आर 2000 पर मंथ, दिस इंक्लूड्स 400 डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। एंड वेजेस ऑफ $1000। तो ओवरहेड्स तो डायरेक्टली लिख दो, ये पेमेंट्स आपको करनी ही करनी है हर महीने की, 2000 माइनस माइनस जनवरी फरवरी मार्च। और वेजेस भी हजार 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 माइनस माइनस कैश पेमेंट्स में आएगा। यस और नो? फिर उसके बाद परचेजेस का समझ आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय जो वो मंगवा रहे हैं, और वो एक महीना पहले मंगवा रहे हैं जो अगले महीने की सेल्स है। क्या कंफ्यूजन है? जनवरी को 3000 वो सेल कर रहा है, तो 3000 वो पहले मंगवाएगा ना, कहाँ कब मंगवाएगा? दिसंबर में। नहीं, तुम वो दिसंबर में लिखोगे, उसके बाद जनवरी में तुम फेब का लिखोगे। तो मैं वही तो कह रही हूँ, वो दिसंबर का जब कॉलम ही नहीं है तो उसको इग्नोर करें ना। फिर फेब में जो आप खरीद सेल कर रहे हो 5000, वो आप कब खरीदोगे? जैन में। तो आप जैन में क्या लिखोगे? 5000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट्स योर परचेज पेमेंट। और 30 days का क्रेडिट है। अब वही बात है ना, अब आप लोग को इसमें बड़ा सावधानी से करना होगा। 30 days का क्रेडिट का मतलब क्या है? कि अगर वो खरीद जैन में रहा है तो उसकी पेमेंट फेब में करेगा। खरीद फेब में रहा है तो उसकी पेमेंट मार्च में होगी। तो ये तो कैश फ्लो फोरकास्ट है ना। तो कैश निकल के कब जा रहे हैं? फेब में जा रहे हैं, मार्च में जा रहे हैं? जनवरी में बिल्कुल, दिसंबर का जा रहे हैं। ठीक है। पेमेंट कब जा रही है? असल तो कैश फ्लो फोरकास्ट यही है ना, पेमेंट कब जा रही है। अब समझ आया? अब आगे बढ़िए। बेन प्लान्स टू इंजेक्ट अ फर्दर $5000 ऑफ हिज ओन मनी इनटू द बिजनेस। मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और कब करेगा? मार्च में। टू हेल्प बाय नॉन करंट एसेट्स ऑफ 29000। तो 5000 वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्च के महीने में। और नॉन करंट एसेट्स वो बाय कर रहा है 29000 के। एंड दीज एसेट्स विल बी डेप्रिसिएटेड ओवर 5 years। यानी इसका डेप्रिसिएशन चार्ज भी आएगा। बट डेप्रिसिएशन चार्ज 400 का तो ऑलरेडी ओवरहेड्स में शामिल है। 29000 डिवाइड बाय 5 years करो, कितना आ रहा है पर ईयर का डेप्रिसिएशन? 5800। 5800 डिवाइड बाय 12 करो, क्योंकि 12 महीनों पे। 483.3।
तो तकरीबन 400 तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन में शामिल है। ठीक है। तो यानी डेप्रिसिएशन का क्या अलग से करने की जरूरत है? क्वेश्चन कुछ अलग से मेंशन नहीं कर रहा, तो हम एक दफा अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी इंक्लूड हुआ है ओवरहेड्स में, तो हम उसे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो अभी हमने समझा है उसको एक दफा लिखो तो सही, देखो तो सही तुम्हारा कैश सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। अभी जो समझा है हमने वर्बली, उसको जरा करो तो सही। क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं हो रही। और 2% जो ऑफ मिल रहा है, तो उस पे कितना कैश रिसीव हो रहा है मिक्सचर का? मोइजुद्दीन कर रहे हो? मुझे आपका कुछ पता नहीं चल रहा। ना वीडियो ऑन है ना माइक ऑन है। अच्छा, इन्होंने निकाल लिया, सेल्स का निकाल लिया, जैन सेल्स, फेब सेल्स, मार्च सेल्स। बाकी सेल्स ही हो तो सेल्स ही। तो फेब जीरो ही लिखा है ना। हो गया? चलो गुड, अब आंसर्स चेक कर ले। मोइजुद्दीन हो गया आपका भी? आंसर्स चेक करें। ठीक है, चलो चेक करते हैं। राइट, तो सेल्स सबसे पहले जनवरी की 1470, और ये मिक्सचर का बता रहे हैं, मिक्सचर का। और मार्च में 2695। मिक्सचर का ऐसा ही है। यस।
मिक्सचर के यही फिगर्स हैं आप लोग के पास? यस, 14, मोइजुद्दीन का भी सही है, 1470 और 2695, ये मिक्सचर का हो गया। अब सेल्स रिसीट्स वर्किंग वन, सेल्स रिसीट्स वर्किंग वन, वर्किंग वन में जैन फेब मार्च सेल्स रिसीट्स फ्रॉम 2 मंथ्स अगो, नवंबर की जो क्रेडिट सेल्स हो रही है 20,000 की, वो दिसंबर में पे होगी? नहीं, सेल्स, सेल्स जो हो रही है उसका उसका जो पेमेंट आना है, कैश इनफ्लो आना है, वो 60 दिनों के बाद आना है, 60 डेज। तो नवंबर की जो सेल्स हो रही है वो हमें कब उसका कैश रिसीव होगा? दिसंबर में होगा, नहीं होगा? नवंबर की सेल्स दिसंबर और जनवरी, जनवरी में रिसीव होगी। फिर इसी तरह दिसंबर की क्रेडिट सेल्स हमें जनवरी फेब में रिसीव होगी, और जैन की क्रेडिट सेल्स हमें मार्च में रिसीव होगी। तो 20,000, 25,000 और 30,000। ये बात क्लियर है कि क्यों हमें पिछले क्वार्टर का भी डेटा गिवन है? क्योंकि वहां पे भी जो सेल रिसीट्स है वो 60 डेज बाद रिसीव हो रही है, और हम जो बना रहे हैं वो बेसिकली कैश फ्लो फोरकास्ट है, जिसमें फिजिकली कैश इनफ्लो हम रिकॉर्ड करेंगे और फिजिकल कैश आउटफ्लो, यानी इसमें क्रेडिट सेल्स, रिसीवेबल्स और पेबल्स का कोई सीन नहीं है। इसमें सिर्फ जो एक्चुअल में कैश हमारे पास आ रहा है और एक्चुअल में कैश जा रहा है उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20,000, 25,000, 30,000 हो गया। फिर कैपिटल हमारे पास तीसरे महीने आया है 5,000 का, तो टोटल कैश इनफ्लोज 21,470, 25,000 एंड 37,695। बिल्कुल मोइजुद्दीन का सही है। नेक्स्ट नसर, आपका भी इसी तरह आया है या आपका कुछ वो पिछले साल का क्वार्टर का नहीं लिखा? लिखा है, वेरी गुड। अच्छा, फिर उसके बाद आउटफ्लोज, परचेजेस, परचेजेस कर रहे हैं मगर पेमेंट 30 डेज के बाद करनी है, यस और नो? तो परचेजेस फ्रॉम 1 मंथ अगो, जनवरी में जो हमें पेमेंट करनी है वो दिसंबर के परचेजेस की करनी है। तो 3150 मल्टीप्लाई बाय $4, 12,600। फेब में जो हमें परचेजेस कर, जो हमें पेमेंट करनी है वो फेब, वो हमें दिसंबर के परचेजेस की करनी, सॉरी फेब में हमें जैन के परचेजेस की करनी है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय $4, 20,000। और मार्च में जो पेमेंट करनी है वो फेब की परचेजेस की करनी है, 4750 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 12,600, 20,000 और 19,000। ठीक हो गया? ये आपका परचेजेस आ गया। अब ओवरहेड्स में 2,000 माइनस 400 आपका डेप्रिसिएशन, माइनस 1,000 आपका क्या है? वेजेस। माइनस 1,000 वेजेस है, 600, क्या 600 टोटल आ रहे हैं, ठीक है। और वेजेस फिर अलग से भी लिखा हुआ है 1,000, तो ये ऊपर 1,000 किस चीज का माइनस हुआ है? ओवरहेड्स में 400 माइनस किया है प्लस 1,000, तो अलग करके लिखा है ना, तो ये यहाँ पे माइनस क्यों किया है फिर? उसमें ऐड कर दी ये अलग से कुछ है। एक मिनट। ऊपर टोटल 200 wages and depreciation for 2,000, दिस इंक्लूड्स 400 डेप्रिसिएशन एंड वेजेस, तो वेजेस वहां से सेपरेट कर दिया गया है और यहाँ अलग से शो करके माइनस किया गया है। और नॉन करंट एसेट्स पे ये लोग आखिरी महीने में खरीद रहे हैं उन 29,000 के। तो आपके पास टोटल आउटफ्लोज आ गया 14,200, 21,600 और 49,600। अब टोटल इनफ्लोज और टोटल आउटफ्लोज को जब आप नेट ऑफ करोगे तो आपके पास नेट कैश फ्लो 7,270, 3,400 एंड देन -11,905। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, कैश बैलेंस है, जिसमें 4,550 नेगेटिव जैन में, 2,720 पॉजिटिव फेब में और 6,120 पॉजिटिव मार्च में। और फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2,720, 6,120, 5,785। अब बताओ ये आसान है या मुश्किल है? बस। आसान है, तो इसको आसान टॉपिक को आसान ही रहने दो और इसको मुश्किल ना बनाया जाए, ठीक है? तो हमें एक बात साफ क्लियर हो गई, ये कैश फ्लो फोरकास्ट में फिजिकल कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो को हम कंसिडरेशन में लेंगे।
अच्छा, कमेंट ऑन योर रिजल्ट्स, कमेंट क्या करोगे? रिजल्ट्स पे कमेंट क्या करोगे? कुछ भी नहीं, बस इतना सही कमेंट करेंगे कि पहले महीने और दूसरे महीने सरप्लस है और तीसरे महीने डेफिसिट है। यही कर सकते हैं, और क्या हम कमेंट करेंगे? ठीक हो गई कहानी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स। If a question provide you with operating cash flows and working capital movements, you may be required to adjust the operating cash flows for the cash flow impact of working capital movements to calculate monthly cash flows। यानी आपके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज गिवन है और वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स बताई जा रही हैं कि ऐसा 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 हुआ है हर महीने। तो फिर आपने क्या करना है? ऑफ कोर्स आपने अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में वर्किंग कैपिटल मूवमेंट को एडजस्ट करना है। कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, क्या मतलब मोइजुद्दीन? हो तो रहा है। वो यही तो बता रहे हैं कि 30 डेज बाद पेमेंट करनी ही करनी है, तो 30 डेज बाद ही हम डाल रहे हैं। हम्म। बताओ, क्या पूछ रहे हो? बताओ। थ्री थाउजेंड कहाँ अलग है? 3000 बताएं, कहाँ से लिया इन्होंने 3000? ये क्रेडिट सेल्स हुई है भाई, क्रेडिट सेल्स हुई है, 3000 यूनिट्स आपने सेल की हैं। तो इसकी पेमेंट कब होगी? इसकी इसकी आप रिसीव कब करोगे? 60 दिन बाद। तो 60 दिन बाद आपने रिसीविंग साइड पे लिखा तो है 60 दिन बाद, यानी कि जनवरी में आपने सेल किया है, तो फरवरी मार्च में आपने इसको लिखा होगा, रिकॉर्ड किया होगा। मार्च में रिकॉर्ड किए। ये देखो, इसको मार्च में रिकॉर्ड किया होगा ना। सेल रिसीट्स 3000 मल्टीप्लाई बाय 10, 30,000। ये 30,000 यहीं से तो आ रहा है। देखो, 3000 मल्टीप्लाई बाय 30,000 10। परचेजेस में क्या मसला है? तो ये परचेजेस दिसंबर की हुई है ना। तो दिसंबर की परचेजेस आप दिसंबर में देखोगे, जाके दिसंबर देखते हैं क्या हुआ है। दिसंबर में 2500, 2500 की सेल्स हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, एक मिनट। परचेजेस, टोटल ओवरहेड्स। हाँ, तो परचेजेस का इन्होंने अलग से कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये दिसंबर में सेल्स कर रहे हैं तो 2500 यूनिट्स की सेल के लिए इन्होंने कहा है कि हम जब जो परचेज करेंगे, जो हमें सेल करना है, उसको हम एक महीना पहले परचेज कर लेंगे। तो यानी इन्होंने नवंबर में वो परचेज की है क्या, 2500 यूनिट्स? ठीक है, जो जनवरी में सेल कर रहे हैं 3000, वो दिसंबर में परचेज कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में यही तो गिवन है कि परचेजेस एन एवरेज ऑफ 30 डेज क्रेडिट, देन प्लान्स टू बाय इन अ हेलमेट 1 मंथ इन एडवांस ऑफ सेलिंग देम। तो एडवांस में खरीद रहे हैं। क्या आप 150 क्या कह रहे हो? मिक्सचर के लिए, हाँ, तो वो मिक्सचर के लिए जनवरी में आपको बाय करना है। उसने यही कहा है ना कि द सेल इज मेड, मिक्सचर इज प्लानिंग टू बाय 150 इन जनवरी। तो वो जनवरी में बाय करना चाह रहे हैं, तो उसको हम पहले से दिसंबर में खरीद कर ही रखेंगे ना। तो 3000 प्लस 150, 3150। क्लियर हुआ ये चीज मोइजुद्दीन? 250 हेलमेट्स जो मार्च में खरीदेंगे उसकी बाइंग कब हो जाएगी? फेब में। तो फेब में हम कितना बाय कर रहे होंगे? 4500 प्लस 250। किधर गया? नहीं ना, इधर ना। परचेज करेंगे ना।
परचेज करेंगे। ये मार्च में एक महीना पहले परचेज करेंगे, तो एक महीना पहले परचेज करेंगे तो यही तो। फेब में क्या परचेज, जो मार्च में सेल करेंगे वो फेब में परचेज करेंगे, तो 4,000 और वो 250। पेमेंट मार्च एक महीने बाद करेंगे ना, कभी प्रीवियस अब 15 हम चल के वो मार्च में एक महीना पहले एडवांस में हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे और उसकी पेमेंट 30 डेज के अंदर होगी। तो मार्च में सब करना होगा, हम फेब में पे करेंगे मार्च वो मार्च में पे करें। ठीक है, क्लियर हुआ। ये 4750 कहाँ से आया? 4,500 प्लस 250, 4,750 हो रहा है। 4,750। ठीक है, तो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। मोइजुद्दीन ने क्या टाइप किया है? ओके, यस, फाइन, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़े। अब आइए ऑपरेटिंग कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स, तो इसका कैसे हम करेंगे? ओरिजिनल ऑपरेटिंग कैश फ्लो लिखेंगे, लेस इंक्रीज इन रिसीवेबल्स प्लस इंक्रीज इन पेबल्स लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, नेट कैश फ्लो फॉर जनवरी। यानी रिसीवेबल्स अगर इंक्रीज होगा तो उसका ऑपोजिट लेस हो जाएगा, पेबल्स अगर इंक्रीज होगा तो उसका ऑपोजिट प्लस हो जाएगा। रिसीवेबल्स और पेबल्स, रिसीवेबल्स अगर बढ़ेंगे तो आपके पास कैश आएगा या जाएगा? अभी तो कैश नहीं आ रहा, तो देयरफॉर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोस में से रिसीवेबल्स को लेस करेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली सिर्फ कैश पता लगाना है कि कैश मेरे पास कितना है। कैश फ्लो है, मैं उसमें सेल्स नहीं करेंगे वो ऐड की भी है, क्योंकि कैश फ्लो फोरकास्ट हम बेसिकली इसीलिए बना रहे होते हैं कि हमें एग्जैक्टली सिर्फ कैश पता चल सके कि कितना हमारे हाथ में इस वक्त है। बट आपको पता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक हम रिसीवेबल्स को भी एसेट में ट्रीट कर रहे होते हैं, डेबिट साइड ले जा रहे होते हैं, और पेबल्स को क्रेडिट कर रहे होते हैं, लायबिलिटी पे लेकर जा रहे होते हैं, हालांकि फिजिकली ना कैश आया होता है ना फिजिकली कैश गया होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल ऑपरेटिंग कैश फ्लो में अगर हम रिसीवेबल्स बढ़ा रहे हैं तो हम वहां से रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे। और अगर हम पेबल्स बढ़ा रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ऐड बैक कर देंगे। और फिर अगर हम इन्वेंट्री बढ़ा रहे हैं तो अगेन उसको भी हम डिडक्ट कर देंगे। और अगर उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट कैश फ्लो फॉर जनवरी। भाई, मेथड्स ऑफ ईजिंग कैश शॉर्टेजेस, कैश शॉर्टेज को ईज करने के क्या क्या तरीके हैं? नंबर वन ना सर, डिलेइंग नॉन एसेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये अगर आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं समझ आ रहा ना, आप इसको अपने घर की मिसाल में लेकर जाओ ना, कि भाई अगर मेरे पास इस वक्त कैश की दिक्कत आ गई है, नहीं है कैश घर पे, नहीं है, और मुझे अब जाहिर है दिन तो चलाना है ना, अपने लिए अंडा डबल रोटी कुछ तो लेकर आने हैं, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अभी कोई मोबाइल लेने वाला था, कोई कोई एसी लेने वाला था, कोई बड़ा खर्चा करने वाला था, तो मैं रोक लूं, उसको मैं रोक लूं। कैश शॉर्टेज हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि बस मेरे पास एक महीने का कैश रह गया है, मैं एक महीना अच्छे से गुजार सकता हूँ, तो मैं इस वक्त सोचा था कि मोबाइल ले लेता हूँ, मगर अभी मैं रोक लेता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ, डिले कर देता हूँ अपना नॉन एसेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन क्या मोबाइल नॉन एसेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? तो ये तो पहले आपको तय करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मोबाइल से ही तो आप फर्दर कुछ बिजनेस करके कमाना चाह रहे थे, कोई पोस्ट करते, कोई किसी को पढ़ाते, कोई मोबाइल से किसी का कनेक्शन करते, तो आपके पास मजीद पैसा आता। तो आपको देखना पड़ेगा नॉन एसेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। घर का फर्नीचर लेना था, बेड लेना था, घर का टीवी लेना था, डिले किया जा सकता है। तो इसी तरह इदारे में भी यही है, एक ऑप्शन की डिले करो नॉन एसेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, एक्सेलरेट कैश इनफ्लोज विच वुड अदरवाइज बी एक्सपेक्टेड इन अ लेटर पीरियड। आपने किसी दोस्त को उधार दिया हुआ था, आप कॉल करके बोलोगे ना, यार मैंने तुमको पिछले साल उधार दिया था ना, दे दे यार, बड़ी जरूरत है, अभी मेरे पास पैसे शॉर्ट पड़ गए हैं, एग्जाम की बुकिंग भी करवानी है। ठीक है, तो ये अब आप अपने जब लेवल पे आके सोचोगे तो इदारा भी वही कुछ कर रहा है।
एक्सिलरेट करेगा वो कैश इनफ्लो को। कोई कस्टमर को उसने उधार पे माल दिया हुआ है तो वो उसको कॉल कर करके बोलेगा पैसे दो, या उसको कोई डिस्काउंट ऑफर करके पैसे निकलवा लेगा, खुले करवा लेगा। थर्ड, रिवर्सिंग पास्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाय सेलिंग एसेट्स प्रीवियसली अक्वायर्ड। अब बिल्कुल ही मुश्किल में आ गए हैं तो जो मेरे पास घर में टीवी रखा हुआ है उसको मैं दराज पे बेच दे, बेच दे। घर पे टेबल रखा हुआ है, बेच दे, बेच दे। ठीक है। तो ये इसी तरह इदारा भी कर रहे हैं, उसका कोई ऐसा एसेट जो उसको लग रहा है कि इस वक्त मेरे किसी काम का नहीं है और पैसों की ज्यादा जरूरत है, तो वो बेच देगा। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट, नेगोशिएटिंग अ रिडक्शन इन कैश आउटफ्लोज टू पोस्टपोन और रिड्यूस पेमेंट्स। कोई कैश आउटफ्लो होना है, आपने किसी को पेमेंट करनी है, आप उस सप्लायर को बातचीत करो, या तो उससे टाइम एक्स्ट्रा मांग लो पेमेंट का, या उसको बोलो अभी मुझे कोई अच्छा सा ऑफ दो तो फिर मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा। तो उससे या ऑफ ले लो या फिर उससे टाइम ले लो। लॉन्गर क्रेडिट, लोन रीपेमेंट्स, डिविडेंड पेमेंट्स कुड बी रिड्यूस्ड। तो ये कुछ तरीके हैं। अब ये थ्योरी थ्योरी है, तो इसको आपने लाजमी इसके पॉइंट्स लिख लो ताकि आपको पता रहे कि इसको आगे कैसे लिखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मैनेजिंग कैश सरप्लसेस। अब इस वक्त आपके पास कैश ज्यादा आ गया है, तो अब आप उसको किस तरह मैनेज करोगे? भैया कम कैश हो या ज्यादा कैश हो, दोनों ही सरदर्द है। कम हो तो डर खौफ आ जाएगा कि भाई कैसे दिन गुजरेगा, आगे कैसे डिसीजंस लेंगे, बिजनेस कैसे चलाएंगे, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, तनख्वाहें सर पे, महीना क्लोज है। और अगर कैश बहुत ज्यादा हो तो भी टेंशन, क्योंकि एफएम की दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि खाली कैश तुम्हारी जो दराज में रखा है वो कागज हो जाएगा वक्त के साथ साथ। तो उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसे से पैसा आप कमा सको। तो कैश सरप्लसेस भी जब होंगे तो वहां पे भी आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि हम उसको इन्वेस्ट कहाँ करें। तो नंबर वन ऑप्शन इज, पढ़ो, ट्रेजरी बिल्स पढ़ो। Term deposits, certificates of deposit, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट IOUs कैन बी सोल्ड व्हेन नीडेड। IOUs यानी कि गवर्नमेंट रिलेटेड बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई ऐसा ट्रेजरी बिल हो गया कि जो आप कभी भी कहीं पे भी जाके एक्सचेंज करोगे तो आपको बदले में कैश मिल जाएगा। नेक्स्ट, टर्म डिपॉजिट्स, fixed फिक्स पीरियड डिपॉजिट्स। आपने किसी बैंक के साथ, किसी गवर्नमेंट स्टेट बैंक के साथ आपने वहां पे क्या तय किया हुआ है कि फिक्स टर्म के लिए मैं पैसा डिपॉजिट करवा दूं, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। तो फिक्स डिपॉजिट में आपको क्या मिलता रहेगा सालाना? इंटरेस्ट। नेक्स्ट, certificates of deposit issued by banks later than written to interest investments can be sold when ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट, short कमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड, ये वो शॉर्ट टर्म के लिए IOUs होते हैं जो कंपनीज इशू करती हैं, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, इसके ऊपर कोई करंट एसेट या नॉन करंट एसेट गिरवी नहीं होता, सिक्योरिटी चार्ज नहीं होता, ये कमर्शियल पेपर कहलाए जाते हैं। अच्छा जी, अब अगर मजीद लॉन्ग टर्म कैश सरप्लसेस के लिए क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स में, एक्विजिशंस में, कोई दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लें। फाइनेंसिंग में रीपे द डेट, पुराने डेट को, लोन को उधार चुका दें। बाय बैक शेयर्स, अपने शेयर्स बाय बैक कर लें अगर बहुत पैसा आ गया तो। डिविडेंड्स, रिटर्निंग फंड्स टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट दें, तो इससे आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स में दो मॉडल्स हैं जो हमने करने, एक है बोमोल मॉडल और एक दूसरा मॉडल है, EOQ नहीं है वो भाई, वो मिलर रोल मॉडल है। ठीक है, एक बोमोल मॉडल है और एक मिलर रोल मॉडल है। बोमोल मॉडल क्या है? इट इज EOQ। बोमोल मॉडल क्या कहते हैं? नसर पढ़िए, इज बेस्ड, is like the settling on the maintenance. The reserves net cash is steadily consumed over time when a business holds a stock of marketable securities that can be sold when cash is needed. The normal model is एन अडेप्टेशन ऑफ द EOQ मॉडल टू मैनेज कैश। कह रहे हैं बोमोल मॉडल बेसिकली क्या है? ये एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन करने की टेक्निक है या तरीका है। देयरफॉर इसके लिए क्या फॉलो किया जाता है? EOQ। और EOQ को ही थोड़ा मॉडिफाई करके इसको बोमोल मॉडल कहा जा रहा है। तो सेम फॉर्मूला है, 2COD डिवाइड बाय CH रूट अंडर, जहां पे COH इज CH कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड देन द डिमांड। अब ये जल्दी से इलस्ट्रेशन देखिए। फाइंड अ कंपनी फेसेस अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ $400 टू ऑब्टेन न्यू फंड्स। इट रिक्वायर्स $240,000 of cash each year. Interest cost on new finance is 12% per year.
and the interest earned on short term securities is 9% per year. How much finance should finder raise at a time? सिंपली EOQ अप्लाई करें, फॉर्मूला लगाएं और निकालें। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश के लिए क्या कर रहे हैं हम? इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ न्यू फाइनेंस इज 12% पर ईयर। 12% को हम 9% जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का परसेंटेज है उससे माइनस कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश निकल करके आ रहा है 3%। फिर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज $400, ये फिक्स कॉस्ट है, और एनुअल डिमांड 2,40,000 पर ईयर की है। ईओक्यू फॉर्मूला लगाएंगे और सिंपली हमारा आंसर क्या आ गया? 80,000। सो द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यू फंड्स टू रेज इज 80,000, यानी 80,000 आप रेज करेंगे पूरे साल में कितनी दफा? 3 दफा। तो जब 3 दफा रेज करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट 3% का मिलेगा, ईओक्यू मिलेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी ये वो ऑप्टिमम लेवल का कैश है जो इस वक्त आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा कि आप इसको रेज करें। इसमें ना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट आएगी। सो दिस वुड बी द ऑप्टिमम अमाउंट। अब ये एक्टिविटी ये करिए जरा खुद से। जी जल्दी, 2 मिनट्स है आपके पास। नजर आ रहा है? क्या आ रहा है? अच्छा, इधर मोइजुद्दीन का भी आंसर आ गया। डी। 1 लाख आ रहा है, देख लें। परफेक्ट। 15 ट्रांसफर्स, 15 टाइम्स अ ईयर ना, उसको पे, उसको रेस करना पड़ेगा कैश। जैसे ऊपर हमने निकाला, ऊपर कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 2,40,000 डिवाइड बाई 80,000, 3 टाइम्स एवरी ईयर दिस अमाउंट इज रेज। ठीक हो गया। ड्रॉबैक्स क्या है, जल्दी से नजर पड़िए। सीधी सी कहानी है, आपको कैसे पता कि फ्यूचर में अगले 2 सालों में 5 सालों में आपको 1 लाख ही चाहिए होगा? इससे ज्यादा भी तो चाहिए हो सकते हैं, तो एक्यूरेसी फ्यूचर के ऊपर प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट। अब आप अगर रेस कर भी रहे हो, फर्ज करो हर 3 महीने में 80,000 रेस कर रहे हो, तो हर 3 महीने में 80,000 ही खर्चा हो रहा होगा। ऐसे कैसे है मुमकिन है कि हर 3 महीने सिर्फ 80,000 ही होगा फिक्स्ड? कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो डिपेंड करते हैं ना, देयरफॉर बोवल मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब आइए दूसरा मॉडल, मिलर ओर मॉडल। Another cash management model is a Miller-Roll model, which recognizes that cash inflows and outflows vary considerably on a day-to-day basis. This is clearly more realistic than Baumol model's assumption of constant usage of cash during a period. It works as follows. A safety level lower limit of cash is decided upon. A statistical calculation is completed to establish the upper limit, यानी इसमें एक लोअर लिमिट हम निकाल लेते हैं कि मिनिमम कैश इतना होगा इस्तेमाल, और अपर लिमिट निकाल लेंगे कि मैक्सिमम कैश इतने की जरूरत पड़ सकती है। और इस लोअर और अपर लिमिट को हम कहते हैं स्प्रेड। इस रेंज को जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो इस रेंज को हम क्या कहते हैं? स्प्रेड। सो स्प्रेड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होगा? स्प्रेड इज इक्वल्स टू, प्लीज अपना ये लिख लीजिए फॉर्मूला। स्प्रेड इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4
multiply by transaction cost, multiply by variance of cash flows, whole thing divided by interest rate to the power 1 upon 3. ठीक है. So spread is equals to 3 multiply by 3 upon 4 multiply by transaction cost multiply by variance of cash flows divide by interest rate to the power 1 upon 3. ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये याद करना होगा. और फिर उसके बाद the cash balance is managed to ensure that the balance at any point in time is kept between the lower and upper limits. यानी एक रेंज बता दी गई कि इसी के दरमियान ये रहे, और ये लिमिट आप स्प्रेड फॉर्मूला के जरिए निकाल सकते हैं. इसको हम मिलरो मॉडल कहते हैं. अब इलस्ट्रेशन देखिएगा. मिनिमम कैश बैलेंस इज 8,000, वेरियंस इज 4,000 equivalent to a standard deviation of $2,000 per day. Standard deviation is the square root of the variance. यानी standard deviation का क्या मतलब है कि square root variance का निकाला गया है, जिससे standard deviation आ रहा है. तो अगर आपको variance निकालना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, 2,000 स्क्वायर कर दोगे टू द पावर 2, ताकि आपको वेरिएंस मिल जाए. ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज इज $50. इंटरेस्ट रेट इज दिस. सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और निकालिए. डेटा आपके सामने, कोशिश करें. लोअर लिमिट 8,000 बताई गई है. डेली कैश फ्लोज की वेरिएंस 4,000 बताई गई है. इंटरेस्ट रेट 0.025% पर डे. ट्रांजैक्शन कॉस्ट $50. ये रिटर्न पॉइंट का भी फॉर्मूला अलग से लिख लीजिए. रिटर्न पॉइंट अगर सवाल आपसे पूछेगा तो आपने इस तरह से निकालना. 1/3 power. पावर देखो, ये है ना. 27,050. 27,000 थोड़ा सा गड़बड़ है. 25,300 आया है. क्या कर रहे हैं. ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी गिवन थी, वेरिएंस भी गिवन था, इंटरेस्ट भी गिवन था, आपको स्प्रेड निकालना था. तो स्प्रेड जो आप निकाल रहे हो यहाँ पे 25,300 है. दिखाएं. ओ मेरा बच्चा, इसमें प्लस की जगह तुमने प्लस ही लिखा है, मल्टीप्लाई एक लिखना है ना. ये गड़बड़ हुई है. ये देखो, 3/4 मल्टीप्लाई प्लस. मोइजुद्दीन आपका आ गया. 25,300 आ रहा है. अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड जो आया है 25,300 का. तो लोअर लिमिट आपको मालूम है 8,000 प्लस दिस, तो आपको अपर लिमिट आराम से पता चल जाएगा 33,300. ठीक है. और रिटर्न पॉइंट अगर निकालना हो तो रिटर्न पॉइंट का ये फॉर्मूला है. रिटर्न पॉइंट इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस 1/3 स्प्रेड. तो इससे आपका जो निकल करके आ रहा है वो रिटर्न पॉइंट 16,400 है. आई होप दिस मेक सेंस. अब आप डिसीजन रूल देखिए. द डिसीजन रूल्स आर एज फॉलोज. इफ द कैश बैलेंस रीचेस 33,300 बाय $16,900 in marketable securities. If the cash balance falls to 8,000, sell 8,400 of marketable securities for cash. अब इसका क्या मतलब है, ये लाइन का डिसीजन रूल का क्या मतलब है, कोई मुझे समझाएगा. अगर कैश बैलेंस 33,300 विच इज द स्प्रेड वहां तक पहुंचता है तो हमें क्या बाय करना चाहिए,
16,900 कैसे निकाला हमने? हमने 33,300 माइनस रिटर्न पॉइंट क्या था? 16,400, उसको माइनस किया तो हमें पता चला कि हमें ये बाय कर लेना चाहिए अगर हमारा कैश इतना मैक्सिमम रीच करता है। तो मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट 16,900 की कर लेनी चाहिए। If you have 33,300 cash in hand, you should invest 16,900 in marketable securities। इसका ये मतलब है। सेकंड पॉइंट का मतलब है कि अगर आपका कैश बिल्कुल 8,000 पे रह जाए, सिर्फ 8,000 है आपके पास, तो अब आप क्या करोगे? 8,400 की जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके पास है उसको बेच दो। तो ये 8,400 कहां से निकल करके आया? 16,400 को माइनस करें 8,000 से, कितना आया? 8,400। 16,400 को 8,000 से माइनस करें 8,400, यानी ये उसको अब सेल कर देना चाहिए और अपने पास कैश हाथ में रखना चाहिए। यानी मिनिमम कैश हर हाल में 16,400 होना ही चाहिए। दैट इज द रिटर्न पॉइंट। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला ना, ये जो कमेंट है, ये तो कि आपका कमेंट 1-2 मार्क्स का होता है। डिफरेंस निकालना पड़ेगा। रिटर्न पॉइंट है मतलब कि ये वो पॉइंट है जिसपे आपके कैश होना ही चाहिए। अगर आपके पास मैक्सिमम कैश पहुंच गया यानी 33,300 आपके हाथ में कैश है, तो अब आप क्या करो? 16,900 की मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीद लो। क्योंकि कैश इतना ज्यादा आप रखोगे तो फायदा नहीं है, उसकी वैल्यू गिरती चली जाएगी। और अगर आपका कैश बिल्कुल मिनिमम 8,000 पे आ गए, तो अब आपके पास जो पहले से सिक्योरिटीज रखी हुई थी ना, उसमें से 8,400 बेच दो, ताकि आपके पास जो रिटर्न पॉइंट है 16,400 का पैसा कैश आपके पास हर वक्त मौजूद हो। ठीक है? क्लियर हो गई कहानी? मोइजुद्दीन क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप। आपका माइक क्यों नहीं चल रहा मोइजुद्दीन? ओके। ड्रॉबैक्स ऑफ मिलर मॉडल पढ़िए ना सर। where I use estimates used, for example, of variability and magnitude based on historical information which may have been relevant as a predictor of future variability. The model does not incorporate the impact of seasonality. For example, for a retailer, seasonal factors are likely to fluctuate. एस्टिमेट्स यूज्ड आर लाइकली टू बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप पास्ट के बेसिस पर डेटा निकाल रहे हो, तो जरूरी नहीं जो करंट या फ्यूचर डेटा हो वो एक्यूरेटली पास्ट के ऊपर ही आ रहा हो। ठीक है? तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, मॉडल डज नॉट इनकॉर्पोरेट द इम्पैक्ट ऑफ सीजनैलिटी। यानी जाहिर है मतलब हर बिजनेस का एक सीजन होता है, पीक सीजन होता है और ठंडा सीजन होता है। तो ये वाला जो मॉडल है ये सीजनैलिटी को बिल्कुल भी कंसिडरेशन में नहीं रखता। क्योंकि देखो ना, जब आपका लो कैश है आपके पास, तो यकीनन आपका सीजन ठंडा चल रहा है। इस वक्त आपका सीजन नहीं है, आपका आमों का बिजनेस है, आमों का बिजनेस समर्स में ज्यादा फूलेगा फलेगा। यस और नो? तो जिस वजह से हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अगर कैश के बेसिस पे चीजों को परखेंगे ना, तो हमें हमेशा लगेगा यार इतना कम कैश है क्या, जल्दी से सब बेच दो। फिर ओ यार इतना कैश बढ़ गया, खरीद लो। मतलब आप देख रहे हो ये क्या चल रहा है खेल तमाशा, बेच दे ले ले, बेच दे ले ले। अच्छा, बेचना हमेशा लॉस ही जाएगा ज्यादातर। क्योंकि आप बेच दोगे, आपका एक फाइनेंशियल एसेट आपके हाथ से चला गया जिसकी शायद आगे जाके वर्थ बढ़ जाएगी वक्त के साथ। बट वो आपने फौरी तौर पे बेच दिया जस्ट बिकॉज यू आर फेसिंग अ डेफिसिट और बिकॉज यू हैव वेरी लिटिल कैश, आप डर गए। हालांकि अगले महीने ही आपका समर सीजन आ रहा है और आपका सीजन पीक पे जाने वाला है, लेकिन आप एकदम से शॉर्ट नोटिस पे डर के आप ये फैसला ले लोगे मिलर और मॉडल को सामने रखते हुए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पढ़िए डेफिनेशन नसर। द अप्रोच टेकन टू। Finances the value of fluctuation in the level of net working capital. तो हम नेट वर्किंग कैपिटल को अगेन किस तरह हम मैनेज करेंगे? इट इज डिवाइडेड इनटू, सी वर्किंग कैपिटल डिसीशंस, एसेट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें डिसीजंस लेने हैं, तो उसके लिए हमारा जो एसेट है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 नॉन करंट फिक्स्ड एसेट, नंबर 2 परमानेंट करंट एसेट्स एंड नंबर 3 फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स। नॉन करंट फिक्स्ड एसेट्स का क्या मतलब है? कि जैसे कि नॉन करंट ये एसी हो गया, ये चेयर्स हो गई, ये नॉन करंट फिक्स्ड एसेट है, ये लॉन्ग टर्म चलेंगे। परमानेंट करंट एसेट्स, अब करंट एसेट क्या है? ये मार्कर है बट एक तरह से परमानेंट ही है ना, कि हम लोग इस्तेमाल तो करेंगे इसको कभी भी,
ऑब्सोलीट नहीं होगा इन नियर फ्यूचर, ये अभी चलेगा। फिर फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स, जाहिर है वो क्या चीजें होती हैं, अभी एसी चल रहा है, गर्मियां हैं, सर्दियों में नहीं चलेगा। अभी आप लोग टी शर्ट्स और जीन्स में आ रहे हो, सर्दियों में जैकेट्स में आओगे। तो इस तरह के जो एसेट्स हैं जो सिर्फ सीजनल वेरिएशन में वेरी करते हैं या आ जाते हैं, तो उसको हम फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट कहते हैं। ठीक है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस स्ट्रेटजीज दो ही हैं, नंबर वन लॉन्ग टर्म, नंबर टू शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या है भाई? यूजुअली मोर एक्सपेंसिव दैट शॉर्ट टर्म फाइनेंस बिकॉज इन्वेस्टर्स रिक्वायर अ हायर रिटर्न फॉर लॉकिंग देयर मनी अवे फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड्स। जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वो 5 साल या उससे ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लॉक कर रहे हैं। फिर उसके बाद आइए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी टू द borrower than short term finance because there is no guarantee that short term finance will be available to them when it is needed in the future. अब दो ही तरह की कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज हैं, एक है अग्रेसिव स्ट्रेटजी और एक है कंजर्वेटिव। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में भी। क्या डिफरेंस है दोनों में? अग्रेसिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी और कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी में क्या फर्क है? अग्रेसिव जो होगा वो रिस्क लेगा, कंजर्वेटिव जो होगा वो रिस्क नहीं लेगा। तो अग्रेसिव में क्या किया जाएगा? ज्यादा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया जाएगा या हाथ में रखा जाएगा? इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और कंजर्वेटिव में हाथ में रखा जाएगा, लिक्विडिटी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। सो मेनली यूज, अगर इसको थोड़ा सा देख लें, मिनिमल लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल mainly uses cheaper short-term sources of finance. Short-term funds are used to finance fluctuating current assets and a proportion of permanent current assets. Leads to problems if short-term finance is not available when required. This strategy is therefore risky. Conservative, high level of long-term finance for working capital mainly uses more secure long-term sources of finance, and this strategy is safer but can be expensive. पॉलिसी ए इज अ कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रैटेजी। पॉलिसी ए आपके सामने है, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स, आप उसकी वेव भी देख सकते हैं, वेव बन रहा है। तो ये क्या है? कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल फाइनेंस स्ट्रैटेजी। फिर पॉलिसी बी इज अग्रेसिव। बी में क्या बन रहा है? बी में डॉटेड लाइंस हैं, बी में डॉटेड लाइंस हैं। और मैचिंग में, मैचिंग इज मॉडरेट अप्रोच, इसमें स्ट्रेट लाइन है और ये बिल्कुल इसका लोअर लेवल है रिस्क का। ठीक है, ये तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए फॉर थियोरेटिकल क्वेश्चंस। चॉइस ऑफ वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी फाइनेंस स्ट्रेटजी। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस स्ट्रेटजी कोई भी मैनेजमेंट इदारा किस बेस पे चूज करेगा? तीन ही चीजें, एटीट्यूड टू रिस्क, रिस्क सीकर है, रिस्क अवर्स है, रिस्क न्यूट्रल है। नंबर टू, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप विद द बैंक प्रोवाइडिंग एन ओवरड्राफ्ट। बैंक के साथ रिश्ता कैसा है, क्या बैंक आसानी से ओवरड्राफ्ट दे देता है या नहीं देता। नंबर थ्री, एबिलिटी टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस, क्या कंपनी की क्रेडिबिलिटी, ब्रांड वैल्यू और इमेज इन द सोसाइटी इतनी अच्छी है कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज कर सकें बआसानी। तो ये तीन रीजंस है या तीन बेसिस हैं जिसके ऊपर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस स्ट्रेटजी को चूज किया जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी मैनेजमेंट में चार चीजें आ जाती हैं, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फंडिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस। लिक्विडिटी मैनेजमेंट हमें मालूम है पैसा कैश इन हैंड। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट हमें मालूम है कितना रिस्क कंपनी फेस कर सकती है, कितना तप्पड़ है। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आपको फेमिलियर रहना होगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? कि आपका एक हेड ऑफिस है, सारा कैश मैनेजमेंट वहीं हो रहा है, अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग कैश मैनेज नहीं कर रहे, एक हेड ऑफिस ही डिसाइड कर रहे हैं कि पूरे तमाम ब्रांचेस को या तमाम इदारों को क्या क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, सबका बजट सेट वहीं हो रहा है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सेंट्रलाइजेशन से इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, हेड ऑफिस को सब मालूम होता है, हेड ऑफिस रिसोर्सेज इक्विटेबली सब जगह डिवाइड करती है। इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स जो टॉप पे बैठा है हेड ऑफिस है वो सबके लिए रिस्क मैनेजमेंट देख रहा होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा होगा या किसी एक ब्रांच के लिए नहीं सोच रहा होगा। थर्ड, रिड्यूस बोरोइंग, जब वो बोरो करेगा तो सबको बेनिफिट मिलेगा उसके बोरो करने से। अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग बैंक से
लोन नहीं ले रही होंगी, एक ही हेड ऑफिस से सारी डीलिंग हो रही होगी। फोर्थ, लोअर कैश बैलेंसेस। लोअर कैश बैलेंसेस यानी कि अगर कोई लाइबिलिटी भी है तो वो हेड ऑफिस के सर पे ही जिम्मेदारी है कि उसको कैसे पे ऑफ करना है किसी भी ब्रांच के लिए। एंड देन एक्सपर्टीज, ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज, जब आप सेंट्रलाइज चल रहे होते हो तो पूरी दुनिया की एक्सपर्टीज आप मर्जन कर सकते हो। लाइक आप इसको सेंट्रलाइज, जब भी वर्ड आ जाए ना आपके जहन में एसीसीए का एग्जांपल आ जाना चाहिए। एसीसीए का हेड ऑफिस लंदन में है। ऑपरेट कहाँ कर रहे हैं? मोर देन 180 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। तो हर कंट्री का अपना अपना ऑफिस है, बट उसके जो मेजर पॉलिसी मेकिंग है या ट्रेजरी मैनेजमेंट है वो वही है। स्टूडेंट्स जो भी पे करते हैं वो वही हेड ऑफिस पे जाता है। और फिर जाहिर है जब हेड ऑफिस के पास सब जाएगा तो हेड ऑफिस के पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो पूरे 180 कंट्रीज के ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, लेकिन अगर कोई एक ही ब्रांच या हर ब्रांच हर कंट्री अपना अपना देख रही होगी तो फिर वो सिर्फ अपना अपना, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो मुश्किलात आएंगी, तो फिर हेड ऑफिस कुछ भी नहीं कर सकेगा। राइट? तो सेंट्रलाइज्ड इज ऑलवेज अ बेनिफिशियरी वे ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये एक सवाल है, स्किल एक्टिविटी, ये जरा करें। Ring company has an issue ordinary shares with a nominal value. This these shares traded on an efficient capital market. It is now 2006 and the company has just paid a dividend of 0.5 per share. Recent dividends of the company are as follows. Dividends given है, dividend growth model, what is the market value of each ordinary share? ये वो सब कुछ है जो ऊपर से हम करते आए हैं। यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर। ये सिर्फ इस चैप्टर का नहीं है, ये प्रीवियस चैप्टर्स भी जो हम करते आए हैं ना ये उनका है एमसीक्यूज। तो ये जरा मुझे करके बताएं। ठीक है, आंसर्स भी जस्ट नीचे ही गिवन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, ओटीक्यूज हैं। तो मैं आपको 10 मिनट्स दे रही हूँ, उसको जल्दी से सॉल्व करके बताएं। पेज नंबर बता दूं? पेज नंबर है 96। कल क्लास 12 बजे होगी, ठीक है? कल हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
क्या? क्यों? मोइजुद्दीन हो रहा है? या आप लोग ने टॉपिक नहीं रिवाइज किया घर पे? क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। सारे हो गए तो चेक करें आंसर्स। यस। क्या? अच्छा, ए बी सी डी ई बता दिया इसने, मोइजुद्दीन ने। आपका हो गया, चेक करें। क्या बताओ कि कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे हो? आंसर दिखा दूं? तुमने कितने कर लिए ये तो बताओ। सभी गलत आ रहे हैं। तुमने टॉपिक रिवाइज नहीं किया? तो फिर चलो आंसर्स चेक करते हैं। ये इसका आंसर्स कहाँ पे है भाई? किधर है इसके आंसर्स? To answer questions A and B, you need to analyze the data given in the question. You will therefore need to find D naught, G, and the cost of equity from the data in the question. Drink company has in issue ordinary shares with a nominal value of $0.25 per share. These shares are traded on an efficient capital market. It is now 2006 and the company has just paid a dividend of 0.45 per share. Recent dividends of the companies are as follows: 0.545, 0.428, 0.408, 0.389 and 0.370. मुझे इसका आंसर देखने दो। एक उसने बताया 9.45। शेयर प्राइस 9.45। ठीक है मोइजुद्दीन, आंसर करेक्ट है आपका। सेकंड वाला है ये। क्या करूं? सॉल्व नहीं हुआ, बी का सॉल्व नहीं हुआ इससे। सी का नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट लेस टोटल लायबिलिटी। ऊपर करूं? जी, आर ई माइनस जी। आर ई इज द के ई माइनस जी इज द ग्रोथ। जी। ठीक है, तो ये 9.4 इस तरह से आया है। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आपका बी का आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला कैलकुलेट्स करेक्टली द नेट asset value of ring company? Total assets less current liabilities, non current asset plus net current asset। क्या ये होगा? द करंट डेफिनेशन ऑफ नेट एसेट इज नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट लेस टोटल लायबिलिटीज। ये आंसर करेक्ट है। ठीक हो? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, डी का थर्ड और ई का करेक्ट करेक्ट। Which of the following statements about valuation methods is true?
The earning yields method multiplies earning by the yield. The equity market value is number of shares multiplied by share price plus the market value of debt. The dividend valuation model makes the unreasonable assumption that average dividend growth is constant, and the price by earning ratio method divides earnings by the price earning ratio. इसमें से वैलिड स्टेटमेंट कौन सा है? See, today DBA ने क्या है constant growth यहाँ मुझे इसका आंसर कहीं नजर नहीं आ रहा. To answer question C, you can start by eliminating the response options that do not correctly define the net asset value of the company. डी कर रहे हैं ना, तो कहाँ है डी का आंसर? दिया हुआ ही नहीं है. यही तो मैं कह रही हूँ. इसको सिंपली ना वो कर लेते हैं, चैट जीपीटी कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा. इसका अभी देख लो. Equity market value is number of shares multiplied by share price plus the market value of debt. ये फॉल्स है, ये ट्रू है. क्या ये यही वाला बता रहे दिस इज ट्रू? ठीक है. बी वाला, बल्कि इसमें दो भी ट्रू हो सकते हैं क्योंकि इसमें कोई वन नहीं लिखा हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स खाली लिखा है. Is true about valuation methods is true. Which of the following statements about valuation methods is true? कहाँ नीचे बैठे? Is or are correct? Which of the following is or are correct? मार्केट कैपिटल मार्केट एक मिनट, जिस ई है उसमें ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, बी फॉल्स है. जो ऊपर वाला सवाल था उसमें बी और सी दोनों करेक्ट है. ठीक हो गया. अच्छा जी. मोइजुद्दीन, आपका लास्ट क्वेश्चन वो रॉन्ग हो गया है. ठीक है, ए करेक्ट है और लास्ट वाला करेक्ट है. अच्छा, आप बताएं क्या पूछ रहे हैं आप नसर? कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं? परफेक्ट कैपिटल मार्केट, इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट, इसमें डिफरेंस पूछ रहे हो या कैपिटल मार्केट ही नहीं पता? ऑलराइट, मार्केट एक वो जगह होती है जहां पे आपके ये गुड्स सेल और परचेज हो रहे हैं. कैपिटल मार्केट वो जगह होती है जहां पैसा सेल और परचेज हो रहा है. तो वो क्या होती है? बेसिकली स्टॉक मार्केट होती है, जहां पे आप शेयर्स बाय कर रहे होते हो, जहां पे आप बॉन्ड्स बाय कर रहे होते हो, जहां पे आप लोन नोट्स ले रहे होते हो. तो उससे जो इदारे हैं उनको क्या मिलता है? पैसा. कहाँ से मिलता है? उस मार्केट से. किस मार्केट से? कैपिटल मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, जहां पे कैपिटल रखा हुआ है, जहां पे पब्लिक आई है, इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट. अब आइए, एक होती है परफेक्ट कैपिटल मार्केट, एक होती है इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट. परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब है कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली है जो इन्वेस्टर्स को जरूरत होती है इन्वेस्ट करने के लिए. वो हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर होने वाली है, वो कोई इकोनॉमिक हो सकता है, वो कोई हो सकता है कि आईएमएफ का लोन जो है वो और बढ़ गया है, कर्जा बढ़ गया है. तो बिल्कुल जिस जिस मार्केट के पास
इमीडिएट एक्सेस एंड एक्यूरेट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और वो इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए उसके शेयर प्राइसेस फौरन उस इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको हम परफेक्ट कैपिटल मार्केट कहते हैं। वेर एज इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट वो होती है जहां पर इंफॉर्मेशन का एक्सेस ना फास्ट होता है और ना एक्यूरेट होता है, और फिर जो शेयर प्राइसेस वहां पे जो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं वो इस इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट भी नहीं कर रही होती, या करती भी हैं तो बहुत डिले, बहुत लेट। दैट इज इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जो कि रियलिटी में हम सब एक इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट में ऑपरेट करते हैं। परफेक्ट इज जस्ट एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर इंफॉर्मेशन ऑन टाइम और बिल्कुल एक्यूरेटली आपको मिल जाए, और फिर शेयर प्राइसेस और लोन नोट्स में भी उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाए। क्लियर? कोई और सवाल? चले जी, आज का यहीं तक। कल इंशाल्लाह 12 बजे क्लास होगी। कल के लिए आप लोग का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने रिव्यू करके आना है पे बैक पीरियड को। पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड मेथड, एनपीवी कैसे करते हैं, आईआरआर कैसे करते हैं, जो हमारा F2 और F5 का ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है, इसको काइंडली रिव्यू रिवाइज करके आए, ताकि कल हम डायरेक्टली स्पॉट ऑन एफएम के टॉपिक से शुरू करें, जिसमें वर्किंग कैपिटल, इन्फ्लेशन रेट्स और इंटरेस्ट रेट्स वगैरह किस तरह, टैक्सेस किस तरह अप्लाई हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक्स में। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, अल्लाह हाफिज।